हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी का चैप्टर नंबर 10 और वो है वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। आज का जो चैप्टर है ये काफ़ी ज़्यादा इजी होने वाला है और बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। आज के चैप्टर का टॉपिक ऐसा है जो हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड है, जिसको हम लोग रोज़ाना अपनी ज़िंदगी में इसको यूज़ करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले वाटर के बारे में कुछ बातें आप समझ लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग जो आपके सिलेबस में पूछा है उसको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो वाटर इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो जो वाटर है ये हमारी बॉडी का क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। ठीक है, ह्यूमन बॉडी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ये, यानी एक पार्ट है हमारी बॉडी का। इट इज़ नेसेसरी फॉर नॉर्मल फंक्शन ऑफ द बॉडी, और हमारी बॉडी के नॉर्मल फंक्शन के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। केमिकली वाटर इज एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड, और केमिकली अगर इसको देखा जाए तो ये एक तरीके का इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। इट्स मोलिक्यूलर फार्मूला इज H2O। जो आपको मालूम है कि इसका मोलिक्यूलर फार्मूला क्या है, H2O है। ये बातें मैंने इसलिए यहाँ पे लिखी है, मान लीजिए अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि राइट ए नोट ऑन वाटर या डिफाइन वाटर, तो आपको वहाँ पे लिखने के लिए ना कुछ वर्ड्स चाहिए, कुछ सेंटेंस चाहिए। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ना कुछ बातें लिख दी हैं जो कि आपको मालूम है पहले से, लेकिन मैंने उसको यहाँ पे दिया है ताकि आपको याद रहे कि ये पॉइंट्स आप लिख सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लेता है कि राइट ए नोट ऑन वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, H2 है, जो आप जिसको आप अच्छे से जानते हैं। अब यहाँ से ये बात ध्यान रखिएगा, इट फॉर्म्स अप्रोक्सीमेटली 55 to 60%। ये 60 है, एक 6 काट दीजिए यहाँ से। तो अप्रोक्सीमेटली 55 to 60% मास ऑफ एन एवरेज एडल्ट्स बॉडी। अब एक पॉइंट ये याद रखिएगा, यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि जो वाटर होता है हमारी बॉडी के अंदर, तो कोई भी एक नॉर्मल टाइप का एडल्ट है, कोई आदमी जवान आदमी है, तो उसकी जो बॉडी के अंदर पूरा मास है, मान लीजिए 100 किलो का कोई आदमी है, तो तकरीबन 55 से 60 किलो उसकी बॉडी के अंदर क्या होगा, वाटर होता है। समझ में आ रही बात? अगर कोई 100 किलो का है तो तकरीबन 55 या 60 किलो उसके अंदर क्या होता है, पानी होता है। तो पानी इतना ज़्यादा होता है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक, द टोटल वाटर कंटेंट डिक्रीज इन ओल्डर पीपुल, और जो बूढ़े लोग होते हैं तो उनके अंदर पानी का जो कंटेंट है वो थोड़ा कम हो जाता है, पानी की मात्रा जो है थोड़ी सी कम हो जाती है, ड्यू टू रिड्यूस्ड मसल्स मास। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि जो मसल्स है वो बूढ़े लोगों में कम हो जाता है। मसल्स क्या एक तरीके से समझिए गल जाता है, सूख जाता है, हड्डियां बच जाती हैं। तो जो वाटर होता है वो ज़्यादा हमारे मसल्स के अंदर होता है, तो इसलिए उनके अंदर पानी की कमी हो जाती है। इस चैप्टर में असल जो टॉपिक पूछा है वो पूछा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन बॉडी, यानी हमारी बॉडी के अंदर वाटर किस पार्ट के अंदर कितना होता है। समझ में आ रही बात? ये क्वेश्चन है असल, ये टॉपिक है असल कि हमारी बॉडी के अंदर वाटर कहाँ कहाँ पे होता है और कितना होता है। ये है असल आपका टॉपिक जो पढ़ना है। तो मान लीजिए हमारी बॉडी है, उसका टोटल वेट है, ठीक है, तो उसको हम लोगों ने 2 भाग में बांटा। मान लीजिए हमारी बॉडी है, तो बॉडी के अंदर ऐसा तो नहीं कि सिर्फ वाटर ही है, वाटर भी है और दूसरी चीज़ें भी है। तो वाटर जो है वो अकेले कितना है, वो तकरीबन कितना है, 55 से 60% होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 60 ले लिया है। तो जो हमारी बॉडी के अंदर टोटल बॉडी का जो वेट है जो वाटर से बनता है वो कितना है, तकरीबन 60%। और कितना पानी होता है हमारी बॉडी के अंदर, तो वो होता है 42 लीटर। यानी एक नॉर्मल एडल्ट आदमी है तो उसके अंदर कितना पानी होता है, तो 42 लीटर पानी होता है एक नॉर्मल एडल्ट आदमी के अंदर। ठीक है, और जो हमारी बॉडी है उसका जो टोटल वेट है तो कितना होता है, तो 60% अकेले पानी कवर करता है। और बाकी जो चीज़ें हैं जिससे हमारी बॉडी मिलके बनी है, कार्बन वगैरह जो है, तो वो कितना होता है, वो सब मिला के 40% होते हैं। वाटर का अकेला जो क्या कहते हैं अमाउंट है वो तकरीबन कितना होता है, 60%। और हमारी बॉडी के अंदर कितना पानी होता है, तो 42 लीटर एक नॉर्मल आदमी के बॉडी के अंदर पानी होता है। ठीक, अब इसको हम लोग और इसको डिवाइड करते हैं, और इसको थोड़ा सा छोटे लेवल पे देखने की कोशिश करें। तो एक होता है हमारा इंट्रा सेलुलर फ्लूइड और एक होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। यानी मान लीजिए हमारा ये सेल है, क्या है ये हमारा, मान लीजिए सेल हो गया, तो ये सेल के अंदर कितना पानी है उसको हम लोग बोलते हैं इंट्रा सेलुलर। ठीक है, और ये सेल के बाहर जो स्पेस होता है, मान लीजिए एक सेल यहाँ पे हो गया, फिर दूसरा सेल यहाँ पे है, तो इस सेल के बीच में जो जगह होती है इसको हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर।
सेल के बाहर जो फ्लूइड है उसको हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, और सेल के अंदर जो है उसको बोलते हैं इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो इंट्रा सेलुलर कितना होता है, तो हमारी बॉडी के अंदर जो टोटल वाटर है उस वाटर का कितना होता है 65%। ठीक है, टोटल हमारी बॉडी के अंदर टोटल वाटर कितना है 42 लीटर है, तो उस 42 लीटर का 65% यानी 65% पानी कहाँ पे होता है, सेल के अंदर होता है, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है। ठीक है, और वो कितना होता है, अगर लीटर के हिसाब से देखा जाए तो 28 लीटर होता है। इंट्रा सेलुलर फ्लूइड को ICF बोलते हैं। एक आध नंबर का क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है। ठीक है, ये पूछेगा कि ICF कितना होता है, तो कितना होता है, तो वो होता है 28 लीटर, 28 लीटर होता है, और परसेंट के हिसाब से देखा जाए तो इस पूरे 42 लीटर का कितना होता है 65% होता है। ठीक है, ये क्या हो गया, इंट्रा सेलुलर हो गया। और एक्स्ट्रा सेलुलर यानी सेल के बाहर जो फ्लूइड होता है, पानी होता है, वो कितना होता है, तो वो तकरीबन इस 42% का कितना होता है 35% के करीब होता है। ठीक है, इस 42 लीटर का 35% होता है जो मतलब सेल के बाहर होता है, और वो अगर लीटर के हिसाब से देखा जाए तो 14 लीटर पानी होता है। इसको हम लोग बोलते हैं ECF यानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक, अब ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है इसको और हम लोग आगे मतलब डिवाइड करके देखते हैं। तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर हमारा इंटेस्टाइनल फ्लूइड भी आता है और क्या कहते हैं प्लाज्मा फ्लूइड भी आता है। तो अब जो हमारा क्या कहते हैं इंटेस्टाइनल फ्लूइड होता है वो कितना होता है, तो वो तकरीबन 10.5 लीटर के करीब होता है। यानी ये जो 42 लीटर है इसका 10 लीटर परसेंट के हिसाब से देखा जाए, बॉडी का टोटल वाटर है उसके परसेंट के हिसाब से देखा जाए तो तकरीबन 25% फ्लूइड कहाँ पे होता है, इंटेस्टाइन के अंदर होता है, जो तकरीबन 10.5 लीटर के करीब होता है। और जो हमारा प्लाज्मा होता है यानी हमारे जो ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा होता है तो उसके अंदर यानी वाटर का कंटेंट कितना होता है, तो वो तकरीबन 3.5 लीटर के करीब होता है। कितना, 3.5 लीटर, जो कि परसेंट के हिसाब से देखा जाए इसके यानी इस 42 लीटर के परसेंट के हिसाब से देखा जाए तो तकरीबन 8% बनता है। ठीक है, इस 42 लीटर का 3.5 लीटर परसेंट के हिसाब से देखा जाए तो कितना बनता है 8% बनता है। तो ये आपका क्या हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। इसको 1-2 बार आप देखेंगे आपको याद हो जाएगा। अब हम लोग थोड़ा दूसरे तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, हो सकता है क्वेश्चन इस तरीके से पूछ ले। अब हम लोग ये देखते हैं कि अलग अलग हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं तो उसका जो कंपोजिशन यानी जो वो बने हुए हैं तो उसकी बनावट में वाटर का कंटेंट कितना है। मान लीजिए हमारे हार्ट के मसल्स हैं, ठीक है, हार्ट के मसल्स बने तो इसका जो सेल है उस सेल के अंदर वाटर का कंटेंट कितना है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग देखेंगे तो जो हमारा ब्रेन है और जो हार्ट के मसल्स हैं तो वो क्या है तकरीबन 73% पानी से बने हुए हैं, यानी 73% उसके अंदर पानी है और उसके अलावा बाकी चीजें हैं। समझ में आ रही बात। ऐसे ही जो हमारे लंग्स हैं वो कितना है आर कंपोज्ड ऑफ, यानी लंग्स के जो सेल हैं, ठीक है, लंग्स यहाँ पे बोला यानी लंग्स के जो सेल हैं आर कंपोज्ड ऑफ 83% ऑफ वाटर। तो जो लंग्स के सेल है उसके अंदर पानी का कंटेंट कितना है, यानी वो जो बने हुए हैं कई सारी चीजों से मिला के, तो सबसे ज्यादा क्या है उसके अंदर वाटर है, और कितना 83% अकेले वाटर है और बाकी दूसरी चीजें मिला के उसको बनाती हैं हमारे लंग्स को। ऐसे जो हमारा स्किन है वो कितनी, उसके अंदर कितना पानी का कंटेंट होता है तो तकरीबन 64%, यानी हमारे जो स्किन होता है तो इसके अंदर और भी दूसरी चीजें हैं लेकिन 64% अकेले वाटर होता है। ऐसे ही जो हमारे मसल्स हैं और जो हमारी किडनी, हमारे मसल्स हो गए, ठीक है, हमारा जो गोश्त है मसल्स है वो, और जो हमारी किडनी है वो 79% वाटर से मिलके बना हुआ है, यानी 79% वाटर है अकेले। मान लीजिए इतना वाटर है और इतना फिर दूसरी चीजें मिला के वाटर के साथ में ये पूरा बना हुआ है। समझ में आ रही बात। तो वाटर का कंटेंट कितना है किडनी के और मसल्स के सेल के अंदर, तो 79%। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ वाटर इन द बॉडी। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लेता है फंक्शन ऑफ वाटर इन द बॉडी, और बहुत ज़्यादा ये आसान भी है। यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, आप अपनी तरफ से भी बहुत सारे पॉइंट्स जोड़ सकते हैं जो आपको लगता है कि हमारी बॉडी के अंदर क्या कहते हैं वाटर ये भी काम करता है। इट मेंटेन्स बॉडी टेम्परेचर, ये क्या करता है हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है। ऐसे इट प्रोवाइड्स लिब्रिकेशन इन जॉइंट्स, हमारे जॉइंट्स हैं ये आप आराम से इधर उधर क्या है मूव कर रहे हैं तो इसके अंदर लिब्रिकेशन ना हो तो ये क्या होगा मुड़ेगा नहीं। जैसे आप देखते हैं ना ग्रीस होता है, पहिया घूमता रहता है तो उसके अंदर ग्रीस लगाया जाता है, ग्रीस होता है यानी लिक्विड क्या चिपचिपा टाइप का एक चीज होती है तो उससे वो घूमता रहता है। अगर ऐसे ही हमारे जो जॉइंट्स हैं अगर इसके अंदर फ्लूइड ना हो तो वो हड्डियां आपस में टकरा के घिस जाएंगी और बहुत दर्द होगा। जब ये फ्लूइड कम होता है ना तो देखते हैं कि ऐसे चुर चुर की आवाज़ आती है जब हम लोग अपनी हड्डियों को अपने जॉइंट्स को मूव कर, जब हमारे जॉइंट्स के हैं मूव करते हैं। ठीक,
और क्या करता है, इट मेक्स द ब्लड प्लाज्मा थिन, जो हमारा ब्लड का प्लाज्मा है उसको थिन करके रखता है, यानी पतला करके रखता है। तो अगर ब्लड का प्लाज्मा वो बहुत गाढ़ा हो जाए तो वो फ्लो नहीं करेगा, ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा, हार्ट अपना काम नहीं कर पाएगा ढंग से। प्रॉपर उसको फ्लो करने के लिए, ताकि हर टिश्यू तक वो न्यूट्रिएंट्स पहुंचा सके और ऑक्सीजन पहुंचा सके और वहां से वेस्ट को वापस लेके आ सके, तो उसको पतला होना जरूरी होता है। तो वाटर का जो क्या कहते हैं, जो ब्लड का प्लाज्मा है उसको पतला करने में कौन काम करता है, वाटर करता है। ऐसे इट हेल्प्स इन एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट फ्रॉम बॉडी, और हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर करने में भी ये क्या है, हेल्प करता है। कैसे करता है, जो पेशाब निकलता है तो वो क्या होता है, एक तरीके से वेस्ट ही तो होता है। यूरिया को लेके कौन निकलता है बाहर, वाटर ही तो लेके निकलता है। यूरिया क्या होता है, समझ लीजिए एक तरीके से वो अमोनिया होता है, अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है। तो हमारी बॉडी का वेस्ट होता है तो उसको बाहर निकालने में भी क्या है, हमारा जो ये वाटर है वो काम करता है। ऐसे इट हेल्प्स इन इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्टेशन। ऐसे ही हमारा मान लीजिए एक सेल है, ये सेल है, ठीक है, तो यहाँ से कोई चीज़ लेके यहाँ पे जाना है, ट्रांसफ़र करना है, समझ में आ रही बात है। यहाँ से कोई चीज़ लेके यहाँ पे जाना है, ये कैल्शियम है, कैल्शियम यहाँ से लेके जा रहा है। अगर इसके अंदर फ्लूइड ना हो, वाटर ना हो, तो कैल्शियम जा ही नहीं पाएगा। तो डायरेक्टली मान लीजिए वाटर खुद लेके नहीं जाता है, लेकिन ले जाने में हेल्प तो करता है ना, ठीक है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। ऐसे ही इट प्रिवेंट्स ड्राइनेस ऑफ स्किन, हमारे स्किन को क्या सूखने से बचाता है। इट हेल्प्स इन ऑक्यूरेंस ऑफ मेनी इंजाइमेटिक रिएक्शन। ऐसे ही क्या है, बहुत सारे जो रिएक्शंस होते हैं जिसमें इंजाइम इन्वॉल्व होता है, तो उसको करवाने में हेल्प करता है। ऐसे इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ सलाइवा, हमारे मुंह के अंदर सलाइवा बनता रहता है, तो सलाइवा के फॉर्मेशन में क्या होता है, ये काम करता है। बल्कि समझ लीजिए 80-90% वाटर ही होता है सलाइवा के अंदर। ऐसे इट प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन, और ये कॉन्स्टिपेशन को क्या है, प्रिवेंट करता है, रोकता है। यानी आदमी अगर अच्छे से पानी पीता रहे तो कॉन्स्टिपेशन कम होता है उससे। ऐसे ही क्या है, इट हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में भी क्या है, ये हेल्प करता है। समझ में आ रही बात। मान लीजिए ब्लड प्रेशर बहुत लो हो रहा है, तो वाटर का अगर मतलब उसको अगर वाटर उसके बॉडी के अंदर ज़्यादा जाता है तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ता है, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ता है तो फिर ब्लड प्रेशर को मेंटेन किया जाता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाया जा सकता है। ऐसे ही क्या, इट हेल्प्स किडनी टू परफॉर्म प्रॉपरली, और किडनी को अपना काम करने के लिए भी वाटर की ज़रूरत होती है। अगर वाटर ना हो तो किडनी अपना काम सही से नहीं कर पाएगी, खराब हो जाती है किडनी। समझ में आ रही बात। होता है बहुत सारे केमिकल्स हैं, क्या है, जमने लग जाते हैं, स्टोर होने लगते हैं, फिर वो पथरी बन जाते हैं। तो पानी का होना किडनी के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर किडनी को पानी ना मिले तो वो क्या, खराब हो जाएगी किडनी। ऐसे इट हेल्प्स इन द मेंटेनेंस ऑफ पीएच ऑफ द बॉडी, और जो हमारी बॉडी का पीएच लेवल है उसको मेंटेन करने में भी क्या है, जो हमारा वाटर है वो हेल्प करता है। अब एक टॉपिक है आपके सिलेबस के अंदर, वो है वाटर टर्नओवर एंड बैलेंस। तो क्या होता है वाटर टर्नओवर, तो ये बहुत खाली ये देखने में लग रहा है थोड़ा सा मुश्किल सा टर्म, लेकिन बहुत आसान सी बात है कि इसका मतलब ये होता है टर्नओवर का, कि हमने कितना पानी पिया और उसके मुकाबले में हमने कितना पानी निकाला। समझ में आ रही बात। ये होता है टर्नओवर। या आप इसको उल्टा कर सकते हैं कि हमने कितना पानी लॉस किया एक दिन के अंदर या किसी स्पेसिफिक टाइम के अंदर, और जितना लॉस किया उसके मुकाबले में हमने कितना पानी अपने बॉडी के अंदर इंटर किया, ये होता है टर्नओवर। समझ में आया। यानी मान लीजिए मैंने हमारी बॉडी से आज पानी का जो लॉस हुआ है किसी भी तरीके से, वो 1 लीटर पानी हमने आज दिन में लॉस किया। ठीक, लॉस किया मतलब अपनी बॉडी से बाहर निकाला, चाहे वो यूरिन के रास्ते से निकला हो, चाहे वो क्या कहते हैं, चाहे वो डेफिकेशन के रास्ते से निकला हो, चाहे वो पसीना से के रास्ते निकला हो, चाहे वो क्या कहते हैं थूकने के रास्ते से कैसे भी निकला हो, चाहे वो आंसू के रास्ते निकला हो, किसी भी तरीके से बॉडी से हमारे वाटर निकला, मान लीजिए 1 लीटर, ठीक है, किसी भी तरीके से निकला, उसके मुकाबले में मैंने कितना पानी पिया, 1 लीटर पिया कि 1.5 लीटर पिया, या कितना मैंने पिया, इसको बोलते हैं टर्नओवर। ठीक। और वाटर बैलेंस का मतलब ये होता है कि हमारी बॉडी को कितने पानी की ज़रूरत है, हमारी बॉडी को जितनी पानी की ज़रूरत है उतना पानी अगर मेंटेन है, उतना पानी हमारी बॉडी के अंदर एनफ मात्रा में है, तो उसको बोलते हैं वाटर बैलेंस। ठीक है, ये इतनी सी बात है इसमें। तो टर्नओवर एंड वाटर टर्नओवर एंड बैलेंस, द वाटर टर्नओवर इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वाटर इंटरिंग इन द बॉडी in comparison to the amount of water loss in a specific time या specific periods, ठीक, and having water in a appropriate amount is called water balance।
और एप्रोप्रिएट अमाउंट में बॉडी के अंदर पानी का होना उसको बोलते हैं वाटर बैलेंस। ठीक है, ये एक बात है जो आपके सिलेबस में पूछा नहीं है लेकिन हमारी ज़िंदगी से रिलेटेड है, तो इसको मैं बता रहा हूँ। तो एक आदमी अगर नॉर्मल है, रेस्टिंग कंडीशन में है, कोई मतलब बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क नहीं कर रहा है, तो दिन भर में उसको कितना पानी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो कितना पानी ज़रूरत पड़ती है, यानी कितना उसको पानी अपनी बॉडी के अंदर लेना चाहिए, तो कितना है 2500 ml। ये हमारी बॉडी की नीड होती है। ठीक है, कितना पानी की ज़रूरत पड़ती है एक एडल्ट आदमी, जो कि मतलब एक एडल्ट आदमी है, ठीक है, ठीक ठाक है, और वो क्या कहते हैं रेस्टिंग कंडीशन में बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क नहीं कर रहा है, तो उसकी बॉडी को कितनी ज़रूरत पड़ती है पानी की, तो वो पड़ती है 2.5 लीटर। कितना? 2.5 लीटर पानी की ज़रूरत उसकी बॉडी को पड़ती है। ठीक, तो इन द नॉर्मल रेस्टिंग स्टेट इनपुट ऑफ वाटर थ्रू इंजेस्टेड फ्लूइड इज अप्रोक्सीमेटली 1200 ml पर डे। तो हम लोग फ्लूइड पीते हैं यानी पानी पीते हैं या जूस पीते हैं, तो पीने वाली जो चीज़ें हैं उसके थ्रू हम लोग कितना लेते हैं, तो तकरीबन क्या 1200 ml हम लोग पर डे लेते हैं। ऐसे ही जो हम लोग खाना वगैरह खाते हैं तो उन खानों से हमको क्या है वाटर मिलता है, तो कितना मिल जाता है हमारी बॉडी को, तो वो 1000 ml यानी 1 लीटर उससे मिल जाता है। एंड फ्रॉम एरोबिक रेस्पायरेशन 300 ml पर डे, और जो हमारा एरोबिक रेस्पायरेशन होता है उससे हमको कितना मिल जाता है 300 ml वाटर पर डे मिल जाता है। अब ये तो दोनों आप समझ गया कि ये खाना खाया उससे मिल गया, पानी पिया या कोई फ्लूइड पिया, कोई जूस पिया, इस टाइप की चीज़ें पी तो उससे हमको इतना मिल जाता है। अब ये कम ज़्यादा हो सकता है लेकिन इतना मतलब ये नॉर्मल होता है, इतना कितनी बॉडी की ज़रूरत होती है इस तरीके से। तो ये एरोबिक रेस्पायरेशन क्या है, तो आपने देखा था कि जब क्रेब्स साइकिल होता है, तो क्रेब्स साइकिल के बाद जब वो क्या कहते हैं NADH होता है या FADH होता है, तो जब वो जाता है ट्रांसपोर्ट चैन के पास, फिर वहाँ पे ATP का फॉर्मेशन होता है, वहाँ पे ऑक्सीजन होता है, तो फिर वहाँ पे क्या होता है H2O का भी फॉर्मेशन होता है, यानी वाटर भी वहाँ पे बनता है। समझ में आ रही बात? वहाँ पे क्या होता है वाटर का भी फॉर्मेशन होता है। तो वो 300 ml कहाँ से आ जाता है हमारे बॉडी के अंदर, जो वाटर का फॉर्मेशन होता है वहाँ से ये हमको 300 ml बॉडी को वाटर मिल जाता है। अब ये कह रहे हैं कि मतलब अगर पानी की कमी हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं डिहाइड्रेशन। अगर हमारी बॉडी के अंदर पानी की कमी हो उसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन, और हमारी बॉडी के अंदर जितनी पानी की ज़रूरत है अगर उतनी पूरी है तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रेशन। क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन, यानी मैं हाइड्रेट हूँ। मतलब मेरे अंदर अगर पानी नॉर्मल कंडीशन में जितनी चाहिए तो मैं कहूँगा कि मैं हाइड्रेट हूँ, और अगर क्या कहते हैं पानी की कमी हो रही है जितनी बॉडी को चाहिए उससे हो रही है तो उसको हम बोलेंगे डिहाइड्रेशन हो गया या मैं डिहाइड्रेट हो गया। ठीक है, तो कैसे चेक करते हैं कि डिहाइड्रेशन है कि नहीं है? ठीक है, तो हाइड्रेशन लेवल को चेक करने के लिए कुछ तरीके हैं, तो वो होता है प्लाज्मा ओस्मोलैलिटी। क्या होता है? प्लाज्मा ओस्मोलैलिटी या यूरिन ओस्मोलैलिटी, और भी कई सारे तरीके हैं। तो ये जो दो तरीके हैं ये क्या है बहुत ज़्यादा वाइडली तौर पे यूज़ होते हैं एज अ मार्कर्स। ठीक है, यानी चेक करने के लिए इंडिकेटर के तौर पे इन दोनों चीज़ों को देखा जाता है। क्या करने के लिए? हाइड्रेशन लेवल चेक करने के लिए बॉडी के अंदर। अब ये ओस्मोलैलिटी क्या है? तो दी कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स डिजोल्व इन फ्लूइड, यानी मान लीजिए हमारा यूरिन लिया, कहते हैं 100 ml यूरिन लिया, समझ में आ रही? मान लीजिए 100 ml यूरिन लिया और फिर उसको चेक किया जाता है कि इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनका कंसंट्रेशन कितना ज़्यादा है, तो उसका एक लेवल होता है, तो उससे पता चल जाता है कि इसके अंदर मतलब वाटर की कमी है कि नहीं है। अगर क्या कहते हैं वो जो पार्टिकल्स हैं उनका अगर देखा जाता है कि पार्टिकल्स जो हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, समझ में आ रही है? उस लिक्विड के अंदर, उस पानी के अंदर, यूरिन के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या है वाटर की कमी है। और अगर वो क्या है नॉर्मल है तो इसका मतलब क्या है पानी की कमी नहीं है। अब एक टॉपिक है आपके सिलेबस के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स पहले भी मैं पिछले लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ मिनरल वाले में, तो वही समझिए यहाँ पे भी है, कुछ अलग नहीं है। तो पहले समझिए कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट्स आर मिनरल्स। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है? ये मिनरल्स होते हैं जो कि पानी के अंदर डिजोल्व होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है? ये मिनरल्स होते हैं, और जब वो पानी के अंदर डिजोल्व होते हैं तो आयंस रिलीज करते हैं। क्या रिलीज करते हैं? आयंस रिलीज करते हैं। और ये क्या हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। कहाँ से मिलते हैं? तो हम लोग जो खाना वगैरह खाते हैं, जो पानी पीते हैं, और भी जो दूसरी चीज़ें हम लोग पीते हैं तो उससे वो हमारी बॉडी के अंदर आ जाते हैं, जैसे कि सोडियम हो गया, क्लोराइड हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये सब क्या है समझिए एक तरीके से एलिमेंट्स होते हैं, या ये भी कह सकते हैं ये मिनरल्स होते हैं। और यही जब पानी के अंदर डिजोल्व होते हैं तो जो आयंस ये रिलीज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम लोग इसी सोडियम क्लोराइड को, पोटेशियम को, मैग्नीशियम को, कैल्शियम को ही इलेक्ट्रोलाइट्स बोल देते हैं।
समझ में आ रही बात। हम लोग कभी इसी को डायरेक्टली इलेक्ट्रोलाइट्स बोल देते हैं, इसलिए कि जो आयंस रिलीज होते हैं वो इन्हीं से होते हैं। ठीक, तो इनका काम क्या होता है, तो ये मेंटेन करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। मैंने कल भी बताया था कि ऑस्मोटिक प्रेशर का क्या मतलब है, तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर को क्या करते हैं, मेंटेन करने का काम करते हैं। ठीक, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, कल भी मैंने इसको पढ़ाया था मिनरल्स वाले चैप्टर में, वहाँ बहुत डिटेल से मैंने समझाया था, उस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर को ये मेंटेन करने का काम करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। ऐसे ही दे मेंटेन अमाउंट ऑफ वाटर इन बॉडी, और हमारी बॉडी के अंदर कितना अमाउंट रहेगा वाटर का, यानी अगर ज़्यादा हो रहा है उसको निकालने का काम करते हैं, और अगर मतलब नॉर्मल कंडीशन में है तो उसको रोक के रखने का काम करते हैं, यानी और ज़्यादा ना निकले, वरना फिर बॉडी को दिक्कत हो जाएगी अपने काम को, अपने फंक्शन को परफॉर्म करने में। ठीक है, तो बॉडी के अंदर वाटर के अमाउंट को क्या है, बैलेंस करने का, मेंटेन करने का काम करते हैं। और ख़ास तौर से काम कौन करता है, ये सोडियम करता है। कौन करता है, सोडियम। ये वाटर बैलेंस को मेंटेन करने का काम करता है, खास तौर से जो सोडियम है, यानी सोडियम आयंस जो है वो करते हैं। और कैसे करते हैं, ऑस्मोसिस जो प्रोसेस है उसके थ्रू। ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या है, ऑस्मोसिस प्रोसेस है, इसी प्रोसेस से बनता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ये मैं डिटेल में बता चुका हूँ, बस मैं यहाँ हल्का सा आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए ये हमारा सेल है और ये सेल के बाहर का एरिया है, सपोज दैट। ठीक है, तो ये सेल के अंदर भी पानी है, इसके अंदर भी पानी रहता है, इसके अंदर भी समझ लीजिए क्या होता है, पानी होता है या फ्लूइड होता है। तो इसके अंदर अगर मान लीजिए पानी ज़्यादा है, इधर कम है, तो फिर क्या होता है, इधर से बाहर आने लग जाता है। समझ में आ रही बात। ये तो आपको मालूम है कि अगर इधर ज़्यादा है उधर कम है तो इधर आएगा, इसलिए कि जो मेम्ब्रेन होता है ये परमिएबल होता है, यानी कुछ चीज़ों को बाहर आने देता है, कुछ चीज़ों को अंदर आने देता है। ठीक है, तो पानी जो है वो आ जा सकता है। तो अगर मान लीजिए इधर पानी का क्या है, कंटेंट कम है, इधर मान लीजिए पानी का क्या है, इधर मान लीजिए पानी ज़्यादा है और इधर पानी कम है, और इधर पानी बराबर रखना है, इधर से कम नहीं होने देना है। तो क्या करना होगा, तो इसके अंदर क्या है, जो आयंस वगैरह होते हैं सोडियम, वो बाहर निकल जाते हैं। तो बाहर का जो प्रेशर वो बढ़ जाता है, तो पानी बाहर नहीं जाता है। समझ में आ रही बात। बाहर का प्रेशर जब बढ़ जाता है तो इसके अंदर जो अंदर पानी है वो बाहर नहीं जाता है। ऐसे ही मान लीजिए इसके अंदर से पानी को थोड़ा बाहर निकालना है, तो फिर जो ये आयंस वगैरह है, सोडियम है, वो अंदर आएंगे। ठीक है, अंदर आने लग जाते हैं, तो इसका जो अंदर का प्रेशर है वो एक तरीके से बढ़ जाता है। यानी मान लीजिए छोटी सी एक थैली है, इसके अंदर एक जगह है, इसके अंदर जब ज़्यादा चीज़ें आएंगी, जो सोल्यूट है उनका जब कंसनट्रेशन बढ़ जाता है तो प्रेशर भी बढ़ता है। जब इसके अंदर का प्रेशर बढ़ता है तो पानी बाहर निकलने लग जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से वो अंदर बाहर होते रहते हैं, और जो क्या कहते हैं, वाटर का जो अमाउंट है, वाटर को बैलेंस करने का काम करते हैं। तो इसी प्रेशर जो बनाते हैं उसी को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, और इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं ऑस्मोसिस। तो इस तरीके से ये वाटर का बैलेंस बनाए रखते हैं बॉडी के अंदर और ब्लड के अंदर भी। अब एक टॉपिक है इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। अब एक टॉपिक है इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। तो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस का मतलब ये होता है कि अगर इलेक्ट्रोलाइट जो है हमारी बॉडी के अंदर वो सफिशिएंट मात्रा में है, यानी जितनी हमारी बॉडी को ज़रूरत है उतनी मात्रा में है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। अब ये एक टॉपिक है इलेक्ट्रोलाइट कंपोजिशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, यानी जो हमारी बॉडी के फ्लूइड्स हैं उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स कितने होते हैं, यानी उनका क्या कंपोजिशन है, उनका क्या डिस्ट्रीब्यूशन, यानी किस फ्लूइड के अंदर कितना होते हैं। तो जैसे एक फ्लूइड होता है हमारा प्लाज्मा, आपने पढ़ा, ऐसे इंटेस्टाइनल फ्लूइड होता है, ऐसे क्या होता है इंट्रासेलुलर फ्लूइड होता है। तो इनके अंदर हम लोग खास तौर से देखते हैं इनको, यानी ये जो 3 फ्लूइड्स हैं अलग अलग तरह के, इंट्रासेलुलर हो गया, ऐसे इंटेस्टाइनल फ्लूइड हो गया, और प्लाज्मा जो फ्लूइड हो गया, तो इसके अंदर कितने ये पाए जाते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। अब ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ये 2 तरीके के होते हैं, एक होता है कैटायन, एक होता है एनायन। कैटायन का मतलब ये होता है कि जो आयंस हैं, जैसे कि मान लीजिए सोडियम है, तो वो क्या करता है, वो पॉजिटिव आयंस रिलीज करता है। क्या करता है, पॉजिटिव आयंस रिलीज करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कैटायंस। जो पॉजिटिव आयंस रिलीज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कैटायंस, और जो निगेटिव आयंस रिलीज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एनायंस। ठीक है, तो जो कैटायंस हैं उनके बारे में हम लोग देखते हो कितना होते हैं, ऐसे ही जो क्या कहते हैं एनायंस हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे कि वो कितना होते हैं। ये जो है ये क्या है, कैटायन है, यानी ये क्या करते हैं, ये पॉजिटिव आयंस रिलीज करते हैं। ये क्या करते हैं, पॉजिटिव आयंस रिलीज करते हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव आयंस रिलीज करते हैं, और ये जो है ये क्या है, निगेटिव आयंस रिलीज करते हैं। ठीक,
अब ये कहाँ पे कितने होते हैं ये आपको याद करना पड़ेगा, यहाँ पे पूरा चार्ट है। तो एक चीज़ इसमें मैं जो बताना है मैं बता दूं आपको, तो जो कैटायंस या जो एनायंस होते हैं उसको हम लोग नापते किस में है, तो उसको हम लोग नापते हैं मिली मोल पर लीटर के हिसाब से, ठीक है, किसमें, मिली मोल पर लीटर के हिसाब से इसको हम लोग नापते हैं। तो प्लाज्मा जो है हमारा, तो हम अगर हमारा प्लाज्मा 1 लीटर है तो उसके अंदर 142 मिली मोल क्या होते हैं, ये सोडियम आयंस होते हैं, या ये कह सकते हैं कि सोडियम होते हैं, ठीक है, या ये कह सकते हैं कि ये सोडियम कैटायंस होते हैं। तो और हमारा जो इंटेस्टाइन है उसके अंदर कितना होंगे 139, और इंट्रा सेलुलर जो क्या कहते हैं, और अगर हमारा इंटेस्टाइनल फ्लूइड है तो उसके अंदर कितने होंगे 139, और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड है तो उसके अंदर कितना होंगे 14। कौन, ये जो सोडियम आयंस हैं, ठीक। ऐसे ही जो पोटेशियम आयंस हैं तो वो हमारे प्लाज्मा के अंदर कितना होंगे, तो 4.2, और इंटेस्टाइनल फ्लूइड के अंदर कितना होंगे, तो 4.0, और हमारे क्या कहते हैं इंट्रा सेलुलर में कितना होते हैं, ये सेल के अंदर कितना होते हैं, तो 1.40, ठीक। और हमारे जो कैल्शियम आयंस हैं तो वो कितना होते हैं प्लाज्मा के अंदर 1.3, और इंटेस्टाइनल फ्लूइड के अंदर 1.2, और इंट्रा सेलुलर में क्या होते हैं 0 होते हैं, बिल्कुल नहीं होते हैं, ठीक। अब इसमें से एक टॉपिक आप जब क्या कहते हैं, यहाँ से ना आपको एक टॉपिक समझने में बहुत आसानी होगी। जो एक्शन पोटेंशियल होता है तो उसमें जो शुरुआत होती है उसकी आयंस के जरिए से होती है, आयंस की एंट्री आपने सुना होगा, सोडियम चैनल, पोटेशियम चैनल, कैल्शियम चैनल, तो उनकी एंट्री और उनकी एंट्री में और एग्जिट से वो पूरा चैनल वो क्या कहते हैं एक्शन पोटेंशियल शुरू होता है। तो वहाँ पे इसको समझने में आपको आसानी होगी, लेकिन ये यहाँ टॉपिक नहीं है तो यहाँ इसको बताने वाला नहीं हूँ मैं, ठीक। और जो मैग्नीशियम होता है तो प्लाज्मा के अंदर कितना 0.8 होता है, और इंटेस्टाइनल फ्लूइड के अंदर 0.7, और इंट्रा सेलुलर में कितना होता है 20, ठीक है। और जो एनायंस हैं यानी जो निगेटिव चार्ज रखते हैं, ठीक, तो उसमें क्या होता है क्लोराइड होता है, तो क्लोराइड या क्लोरीन आयंस जो है तो इसके प्लाज्मा के अंदर कितना होता है, तो 108 होता है। ऐसे इंटेस्टाइनल फ्लूइड के अंदर 108 होते हैं, 108 मतलब मिली मोल, ठीक है, मिली मोल पर लीटर। ऐसे ही जो क्या कहते हैं इंट्रा सेलुलर है तो उसके अंदर 4.0 मिली मोल पर लीटर। और जो क्या कहते हैं बाइकार्बोनेट आयंस हैं तो वो कितना होते हैं प्लाज्मा के अंदर, तो 24.0, इंटेस्टाइनल फ्लूइड के अंदर 28.3, और हमारा इंट्रा जो सेलुलर फ्लूइड है उसके अंदर 10 होते हैं, ठीक। ऐसे जो प्रोटीन्स होते हैं ना, प्रोटीन वो भी एक तरीके से एनायन की तरह से काम करते हैं, उन पे भी निगेटिव चार्ज होता है, लेकिन ये बहुत थोड़े मात्रा में होते हैं। तो प्लाज्मा के अंदर तो 1.2, ऐसे इंटेस्टाइनल फ्लूइड के अंदर 0.2, और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर 4.0। ऐसे ही जो HPO4 है यानी हाइड्रोजन फॉस्फेट आयंस हैं, ठीक है, तो हमारे प्लाज्मा के अंदर 2.0, इंटेस्टाइनल फ्लूइड के अंदर 2.0, और जो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसके अंदर 11 होते हैं। तो ये क्या हो गया आपका इलेक्ट्रोलाइट कंपोजिशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। अब एक टॉपिक रह गया इसमें डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन आप समझते हैं, तो डिहाइड्रेशन क्या है, डिहाइड्रेशन का मतलब ये कि हमारी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड है उसकी मात्रा जो कम हो जाए उसको बोलते हैं हम लोग डिहाइड्रेशन, यानी पानी निकल जाए हमारी बॉडी से। और जब पानी निकलता है तो समझिए उसके साथ में इलेक्ट्रोलाइट्स भी निकलते हैं, ठीक। तो डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है कि डिहाइड्रेशन इज अ कंडीशन इन विच बॉडीज इंट्रावेस्कुलर, इंटेस्टाइनल और इंट्रासेलुलर फ्लूइड लेवल्स डिक्रीज। क्या कहा कि जो हमारी बॉडी का इंट्रावेस्कुलर यानी जो हमारे वेसल्स हैं उसके अंदर जो फ्लूइड है तो उसको हम लोग बोलते हैं इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड। हमारा ब्लड प्लाज्मा हो गया तो वो क्या तरीके से इंट्रावेस्कुलर हो गया। ऐसे जो इंटेस्टाइनल फ्लूइड है, ऐसे जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड है, ठीक है, ये जो फ्लूइड है इनका लेवल अगर डिक्रीज होता है, आप ये कह सकते हैं सीधे सीधे कि हमारी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड है उसका लेवल जब डिक्रीज होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं डिहाइड्रेशन बोलते हैं। लेकिन कितना ज़्यादा कम हो जाए कि उसकी वजह से क्या है, इतना मतलब बॉडी से निकल जाए वो कि उसकी वजह से कमी आने लगे उनकी, यानी उसकी वजह से हमारी बॉडी के फंक्शन डिस्टर्ब होने लगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिहाइड्रेशन। ये नहीं कि थोड़ा सा पानी निकल गया तो उसको डिहाइड्रेशन बोलेंगे, नहीं, बल्कि इतना अमाउंट में निकल जाए कि बॉडी का जो फंक्शंस हैं वो डिस्टर्ब होने लगे तो उसको हम लोग बोलते हैं डिहाइड्रेशन। और इसमें सिर्फ वाटर का निकलना नहीं बल्कि वाटर के साथ में इलेक्ट्रोलाइट्स भी अगर बॉडी से निकलें तब उसको हम लोग बोलते हैं डिहाइड्रेशन, ठीक। अब एक टॉपिक है
कि इसका कॉज क्या है, यानी डिहाइड्रेशन कैसे होता है। तो हैवी लॉस ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फ्लूइड ड्यू टू वोमिटिंग, डायरिया और बाय एनी अदर रीज़न, किसी भी तरीके से जो हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फ्लूइड है वो अगर बाहर निकल जाता है, मान लीजिए उल्टी हुई और बहुत सारा फ्लूइड बाहर निकल गया तो उसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो सकता है। ऐसे डायरिया हुआ और लूज मोशन हुआ और बहुत सारा पानी निकल गया तो उससे भी हो सकता है, यानी ऊपर से निकले या नीचे से निकले पानी कहीं से निकला बॉडी से तो वो क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाता है। ऐसे क्या हैवी ब्लड लॉस हुआ तो उससे भी बहुत सारा ब्लड का फ्लूइड, उससे भी क्या बहुत सारी हमारी बॉडी का फ्लूइड बाहर निकल जाता है तो उससे भी डिहाइड्रेशन हो सकता है। ऐसे क्या है, स्टोरिंग ऑफ फ्लूइड इन एन एरिया ऑफ बॉडी वेयर इट डज नॉट परफॉर्म नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। हमारी बॉडी के हर जगह पे क्या है, फ्लूइड है, तो ये कह रहे हैं कि वो जो फ्लूइड है वो किसी ऐसे एरिया में आके जमा होने लगे दूसरे एरिया से। मान लीजिए यहाँ पे जो फ्लूइड था वो यहाँ से आके इंटेस्टाइन के अंदर जमा हो गया, जो इस साइड में फ्लूइड था वो इंटेस्टाइन के अंदर जमा हो गया, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो फ्लूइड था वो भी इंटेस्टाइन के अंदर आके जमा होने लगे। तो अब यही तो ये सारा काम नहीं कर पाएगा ना, वो जहाँ जहाँ थे अपना काम कर रहे थे तो यहाँ पे आके जमा हो गए तो अब वो अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। अब ये जो जहाँ पे उनका जो फंक्शन था वो डिस्टर्ब होने लगा तो ये भी एक कॉज हो सकता है, यानी बॉडी से बाहर तो नहीं निकला लेकिन बॉडी के अंदर किसी ऐसी जगह पे जाके वो जमा हो गया जहाँ से बॉडी के फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर सकता और बॉडी का जो फंक्शन है वो डिस्टर्ब होने लगा, तो उसको भी हम लोग एक कॉज मानते हैं डिहाइड्रेशन का। उसको भी हम लोग कहेंगे कि डिहाइड्रेशन है, हालांकि बॉडी से निकला तो नहीं लेकिन वो अपनी जगह से निकल गया और जाके कहीं पे जमा हो गया जहाँ से वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा अपना काम, तो वो भी एक तरीके का डिहाइड्रेशन है। अब एक टॉपिक है ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, यानी जो हमारा क्या कहते हैं डिहाइड्रेशन हो गया है उसको हम लोग रिहाइड्रेशन करेंगे, दोबारा से बॉडी के अंदर वाटर को लाना है और इलेक्ट्रोलाइट्स को लाना है ओरली। एक तो ये कि मतलब इन्फ्यूज़न के थ्रू कर दें, यानी बॉटल चढ़ा दिया तो वो नहीं, बल्कि कह रहे ओरली हम लोग कैसे मतलब इसको मेंटेन करेंगे, तो उसके लिए आता है ORS यानी ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। बहुत सिंपल सा तरीका है, क्या करना है, 1 लीटर पानी लीजिए, ठीक है, साफ क्लियर पानी 1 लीटर लीजिए, फिर उसके अंदर 6 चम्मच टी स्पून चीनी डालना है। 6 चम्मच उसमें लिखा है कि लेवल, 6 चम्मच लेवल का मतलब मान लीजिए ये चम्मच है तो इसको पूरा फुल नहीं करेंगे बल्कि मान लीजिए इसको भरा तो ऊपर से ऐसे गिरा दीजिए। समझ में आ रही बात, जैसे कि मान लीजिए चम्मच से भर के निकालते हैं तो पूरा ऊपर तक भर के आता है, तो ये लेवल कह रहे हैं, यानी जो उसका चारों दोनों तरफ से तीनों तरफ से ऐसे वो घुमा रहता है ना, एक गड्ढा सा बनाता है तो ऊपर से ऐसे गिरा दीजिए, जो गड्ढे में बचता है वो क्या हो गया, लेवल टी स्पून हो गया, ठीक है। तो 1 चम्मच वो डाल दिया, इस तरीके से फिर दोबारा निकाला और फिर ऊपर से गिरा दिया, जितना गड्ढे में बचा है उतना डालेंगे हम लोग, ठीक। तो ये अगर नहीं कर सकते इस तरीके से 6 चम्मच डालना है 1 लीटर पानी के अंदर, 6 चम्मच चीनी डालना है, लेकिन इस तरीके से पूरा भर के नहीं बल्कि ऊपर से गिरा दीजिए, जितना गड्ढे के अंदर बचा है वो डालना है। और टी स्पून क्या होता है, तो छोटा सा जो नॉर्मल टाइप का चम्मच आता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं टी स्पून, ठीक। अगर ऐसे नहीं कर सकते हैं तो आप 30 ग्राम यूज़ कर लीजिए, आप हाफ लेवल टी स्पून, यानी क्या कहते हैं आधा चम्मच नमक निकालिए, ऊपर से गिरा दीजिए, जितना गड्ढे में बचा है आधे चम्मच में उसको उसमें डाल दीजिए। ये नहीं कर सकते तो 2.5 ग्राम क्या कहते हैं आप नमक उसके अंदर डाल देंगे तो आपका, और उसको मिला दीजिए, अच्छे से मिक्स कर दीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा, जो ORS है यानी ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। उसको पिलाएंगे तो क्या कहते हैं आपका जो डिहाइड्रेशन है वो ख़त्म हो जाएगा। आदमी के अंदर क्या हो जाएगा, आदमी क्या हो जाएगा, हाइड्रेट हो जाएगा, उसके अंदर क्या कहते हैं पानी और इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा बढ़ जाएगी। तो ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी में क्या होगा कि ये जो पूरा सॉल्यूशन बनाएंगे और ओरली उसको लेंगे तो इस तरीके से जो डिहाइड्रेशन हुआ है उसका इलाज होगा, तो उसी को हम लोग बोलते हैं ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी। तो ये जो आपका टॉपिक था यहीं पे ये कंप्लीट हो रहा है। अब हम लोग मिलते हैं किसी दूसरे सब्जेक्ट के साथ। बायोकेमिस्ट्री के तकरीबन 10 चैप्टर हो चुके हैं, 2-3 चैप्टर और रह गए छोटे छोटे से, इसलिए अब हम लोग दूसरा कोई सब्जेक्ट शुरू करेंगे और उसके भी 2-3 चैप्टर कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर ये हमारी कोशिश अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन के बटन को भी दबाइए, ताकि जब भी मैं लाइव आऊँ या मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको तुरंत उसकी नोटिफिकेशन मिल सके और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। और आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।